हेलो गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मंडे की ये सुबह की शुरुआत। लास्ट वीक में मैंने जहाँ पर आपको छोड़ा था उससे आगे करते हैं। लास्ट वीक हमने क्या किया था, 2023 का जो हमारा सी सेट का पेपर था उसमें जो लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट थे उसको मैंने शुरू किया था। और उसमें का फर्स्ट हाफ, ये यूँ कह लो कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें आए थे उसमें से अराउंड 60% क्वेश्चंस मैंने तब करा दिए थे। ठीक है, जो रिमेनिंग 40% क्वेश्चन है वो अपन आज करने वाले हैं। साथ साथ में मैंने आपको ये भी बोला था कि अपन टॉपिक पॉइंट आउट करते चलते हैं। ऑल्दो जो सिलेबस उसका गिवन है लॉजिकल रीजनिंग का सीसेट में जो शामिल होगा वो तो है ही, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं कि हम जितने भी प्रीवियस ईयर लगाने वाले हैं ना, उससे अपने को भी तो एक आइडिया लगने वाला है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से आ रहा है, कौन से पर्टिकुलर चैप्टर से आ रहा है, और अपन उस पर्टिकुलर चैप्टर के बेसिस पे भी उसका सॉल्यूशन, उस चैप्टर को पढ़ते चलेंगे और सॉल्यूशन करते चलेंगे। ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो भी, और जिन तक रीच बन रही है मेरे इस वीडियो की वो भी, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल ही न्यू है, नई शुरुआत की है मैंने आप सबके लिए। तो अगर पॉसिबल हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसकी रीच ज़्यादातर बच्चों तक बन पाए। मेरा बस एक फंडा ये है कि सम हाउ एनी हाउ किसी भी तरीके से कुछ भी हेल्प मैं कर पाऊँ उन एस्पिरेंट्स का जो सीरियस है, अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, वो जो उनका मेन सब्जेक्ट है उसमें बहुत अच्छे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये सी सैट है जिसमें वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि समहाउ जो लॉजिकल रीजनिंग है, समहाउ जो मैथ्स का सेगमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं वो वीक पड़ जाते हैं। तो उनका कुछ हेल्प हो जाए बस इस बेसिस पे। और मैं ये इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है बहुत लंबा, 8 to 10 ईयर्स का, जब मैं था अपने प्रिपरेशन जोन में। इसीलिए तो चलिए शुरू करते हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसका जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म कर लेते हैं। और मैं कल से, मैंने आपको बताया था कि कुछ टॉपिक है जिसको मैंने पॉइंट आउट किया था, लाइक हमने कोडिंग डिकोडिंग देखा था, उसके बाद हमने क्यूब डाइस एंड क्यूब देखा था, स्टेटमेंट अजम्पशन देखा था, कुछ ऐसे 4-5 चैप्टर जो हमने देखे थे। उसमें से पहला चैप्टर जो मैं कल पढ़ाने वाला हूँ, डाइस एंड क्यूब का शुरू करेंगे अपन। बेसिक से पढ़ाऊंगा। बेसिक का मतलब ये कि एकदम बेसिक से, ऐसा कि कोई भी पर्सन अगर वो 1 घंटे की क्लास ले ले तो उसको दोबारा सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, कैसे सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना? तो मेरी ये भी एक सजेशन है आपसे कि अगर मौका मिले, जब लाइव आऊँगा तब अगर मौका मिले आप तब देख लें, नहीं मौका मिले तो इसको बाद में देखना ज़रूर, ताकि आपका जो कन्फ्यूजन रहता है उस टॉपिक में या दिक्कतें जो आती है उसमें, वो आपका ख़त्म हो जाए। ठीक है, चलो देखिए, सबसे पहले इसमें आज जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो 2023 में क्वेश्चन नंबर 68 गिवन है। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 68 गिवन है किसमें? सेट ए में। अगर आप में से किसी का भी सेट बी होगा तो क्वेश्चन तो ये होगा जरूर, भले उस क्वेश्चन का जो नंबर होगा वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर नंबरिंग सेट ए के बेसिस पे रखा है। क्या लिखा है? इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम मार्क्स फॉर इच ना, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में आपको करा दिया था। कैसा था इसमें कि 4 पर्सन है, 4 पेपर से और 100 मार्क्स के हैं, और 99% कितने तरीके से आ सकते हैं। तो 99% मतलब ये कि 4 पेपर्स है, तो 100 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 400। और इस 400 का जब अपन 99% निकालेंगे तो कितना हो रहा था ये आपका? 396। अब आपसे ना इसका कॉम्बिनेशन पूछा गया है कि पेपर पी क्यू आर एस में कैसे कैसे मार्क्स लेके आएंगे, ये आपका कॉम्बिनेशन टोटल बनेगा। बस ध्यान ये रखिए कि चारों पेपर्स होने चाहिए, मार्क्स आपके कितने होने चाहिए? 396। उसमें कुछ सेगमेंट मैंने आपको बता दिया था, ऐसा कि सपोज कर लो कि अगर एक पेपर में 100 लिया है, दूसरे पेपर में भी 100 लिया है, 200 हो गया। अब बचा अपने पास कितना? 196। तो आखिर ऐसा क्या करें कि आपका वो, जैसे सपोज कर लो कि एक पेपर में और 99 में मान लेता हूँ, 99 मान लिया, तो दूसरे में कितना लेना पड़ेगा? 97। अब ये चारों पेपर के कुछ मार्क्स है, इनको ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए? 396। वैसे ये पेपर, ये जो क्वेश्चन है ये मैथ के सेगमेंट का प्रोबेबिलिटी का है। आपके जो मैथ्स वाले टीचर है वो पढ़ाएंगे इसको जरूर। ठीक है, लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी इसके बारे में बता दिया था, तो इस पर ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते। आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 सेट ए का। इस पर देख लेते हैं क्या है। बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि अपने पास टाइम पूरा होता है। ठीक है, ये क्या लिखा है? ए प्लस बी मीन्स ए इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, यानी कि इस जो प्लस का मतलब है, ये गिवन है क्या? नीदर स्मॉलर मतलब छोटा भी नहीं है,
नॉर इक्वल मतलब बराबर भी नहीं है, और अगर छोटा और बराबर नहीं, इसका मतलब ये जो सेगमेंट है ये कैसे देने वाला है, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर मैं किसी से बड़ा हूं तो सिंपल मतलब है कि मैं उससे ना तो छोटा हो सकता हूँ ना उसके बराबर हो सकता हूँ, ठीक है। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये बैंकिंग के सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टॉपिक का नाम है इनइक्वालिटी, और 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन प्री में भी मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन इसको भी पढ़ेंगे, इस टॉपिक को भी पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे मेरा जो दूसरे वाला चैनल है बैंकिंग के सिलेबस को जहाँ पर मैं पढ़ाता रहा हूँ उस पर ये टॉपिक है, लेकिन चूंकि सीसेट के सेगमेंट क्या है तो सीसेट का सारा सिलेबस आपको यहाँ मिलने वाला है, करेंगे अपन उसको। उसके बाद क्या लिखा है, ए माइनस बीच ए इज नॉट ग्रेटर देन। अब समझो इन्होंने इस ग्रेटर देन को कैंसल कर दिया, कह रहा ग्रेटर नहीं है। अपने पास 3 प्राइम साइन होता है, एक बोलते हैं ग्रेटर, एक बोलते हैं स्मॉल और एक बोलते हैं इक्वल। और अगर 3 में से अगर मना कर दिया कि ग्रेटर तो नहीं है तो क्या क्या बच गया, या तो छोटा बच गया या इक्वल बच गया। तो आपको ए और बी के बीच में ये साइन दूसरे का मतलब हो गया। तीसरे में क्या लिखा है, ए इंटू बी मीन्स ए इज नॉट स्मॉलर। वो देखो वो उससे छोटा नहीं है, अगर वो उससे छोटा नहीं मतलब वो उससे बड़ा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। तो मतलब ये कि जो तीसरे वाला सेगमेंट है ना, इसमें आप इक्वल और ये वाली कंडीशन रख सकते हैं। इसका मतलब ये। अब क्या लिखा है, ए इज नीदर ग्रेटर। मैंने यहाँ पर कुछ साइन मिस कर दिया है, प्रोबेबली जब पीपीटी में पुट कर रहा था तो यहाँ पर शायद कुछ साइन का मिसमैच है। लेट मी चेक फॉर यू। यस, हाँ, इसमें है डिवीजन का साइन है और इस वाले में प्लस और माइनस का साइन है, यही कंफ्यूजन था। चलिए अब हम क्लियर हो गए कि इसमें क्या है। तो आपका क्या बोला है, डिवीजन का मतलब है नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल। नीदर ग्रेटर मतलब ये लेस हो जाएगा, और प्लस माइनस जहाँ पे पूछा नीदर इक्वल नॉर ग्रेटर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब अपन इस पैटर्न पे इस सेगमेंट को प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब ये आपका स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट के बेस पे अपने को चेक करना है कि इस दोनों में से कौन सा फॉलो करता है। मैं जो बेसिक हो सकता है, मतलब ऐसा समझ लो कि उसके नीचे जाके सॉल्यूशन नहीं कर सकते, मैं उस पैटर्न पे बताता हूं आपको। P इंटू क्यू क्या क्या मतलब होगा। अच्छा, ये जो इंटू है ना, इस इंटू का मतलब हमने यहाँ पर देखा था ग्रेटर और इक्वल है। तो बेसिकली आपसे ये क्या कह रहा है, P इज ग्रेटर इक्वल क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से P और T की कनेक्टिविटी, P माइनस T। माइनस का मतलब क्या है, ये माइनस का मतलब है कि A इज नॉट ग्रेटर देन B, मतलब या तो छोटा, हमने यहाँ लिख रखा है। तो बेसिकली ये कह रहा है कि देखो P और T के बीच में ये रिलेशन है, ठीक है। अब ध्यान रखना P और T के बीच में जो साइन है वो T की तरफ है और इक्वल है। अगर मैंने यहाँ पे T को पुट कर दिया तो कभी यहाँ पर ऐसा वाला साइन पुट मत कर रहे ना, आपको ध्यान रखना है कि T की तरफ ओपन होना चाहिए, तो ये वाला सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब T से R के बीच में डिवीजन है और डिवीजन का मतलब हमने लेस रख रखा है, तो T से R के बीच में ये मेक श्योर साइन का मूवमेंट किसकी तरफ है, R की तरफ है। मैंने R पुट कर लिया, साइन ये है, और R और S के बीच में प्लस माइनस है, प्लस माइनस का बाद ये है इक्वल। ये आपका सेगमेंट मैंने बना दिया। मतलब सिंपल कि वहां पर जो अलग अलग दिया गया था उसको हमने एक जगह फ्रेम कर लिया है। अब आपसे इस स्टेटमेंट के बेसिस पे जो कंक्लूजन दो गिवन है उसको चेक करना है कौन सा राइट और कौन सा रॉन्ग होगा। अच्छा, Q और T में प्लस माइनस है और प्लस माइनस का मतलब इक्वल है। आपसे कह रहा है कि क्या Q और T इक्वल है। अब एक चीज ध्यान से देखो, इक्वल यहां भी गिवन है, इक्वल यहां भी गिवन है, हो सकता है, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये इक्वल अकेला नहीं है, इसके साथ ये दोनों साइन भी आ रहा है जो T को बड़ा बनाता है Q से, या दूसरे लैंग्वेज में बोले कि Q को छोटा बना रहा है किससे, T से। तो मतलब ये 100% श्योरिटी के साथ तो अपन नहीं बोल सकते, बट पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्या लिखा है, S प्लस Q, और प्लस का मतलब क्या दे रखा है, बड़ा है। कह रहा है कि क्या ये S बड़ा है Q से। अब एक बार ध्यान से देखो, इस S से लेके इस Q तक चेकआउट करिए, क्या सारे का सारा साइन S की तरफ मूव कर रहा है, यस। क्या ऐसा कहीं लग रहा है कि साइन का डायरेक्शन डिफरेंट है, नहीं, सारे का सारा किसकी तरफ है, S की तरफ है। क्या इसमें ग्रेटर देन कहीं पे आया, यस, 100% क्या आ गया है, ग्रेटर देन। इसका मतलब ये वाला जो कंक्लूजन है वो क्या है, करेक्ट है। इसको मैं दूसरे पैटर्न से एक और समझा देता हूँ आपको, नंबर के बेसिस पे। नंबर के बेसिस पे कैसा पुट कर सकते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि इस Q को मैंने 5 रुपीज़ दे दिया, P को कितना दोगे, इक्वल है तो 5 भी दे सकते हो और बड़ा है तो 6 भी दे सकते हैं।
टी को क्या दोगे आप, ये यहाँ इन टी और पी के बीच में इक्वल है तो अपन इसमें 5 और 6 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर इक्वल हो गया तो 7 दे सकते हैं। अच्छा आर में तो इन तीनों से बड़ा ही देना पड़ेगा, 8 पुट कर दिया, और आर और एस इक्वल है तो 8 एस का भी। अब देखो अगर एस का 8 और क्यू का 5 कंपेयर करोगे कैसा हो जाएगा, एस बड़ा, इसका मतलब दूसरे वाला 100% करेक्ट है। इसमें से आंसर कुछ पुट कर लीजिए, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? अब ध्यान ये रखना है कि इस टॉपिक को अपने को पढ़ना भी है डिटेल्स में। किसको? इनइक्वालिटी, बैंकिंग का सिलेबस अच्छे से पढ़ेंगे, प्रॉपर डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75। देखो ये जो सेगमेंट है ना, इसको बोला जाता है लेटर रिपीटिंग सीरीज। बेसिकली अल्फाबेट जो सीरीज है टॉपिक, ये जनरल कंपटीशन में एसएससी और बैंकिंग के सेगमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट है ये, जिसको लेटर रिपीटिंग सीरीज बोला जाता है। इसको सॉल्व करने का सबसे जो अच्छा पैटर्न होता है वो क्या होता है उसको समझिए। यहाँ पर जितने भी गिवन है ये सारे, इनकी काउंटिंग कर लीजिए कितना हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया ना। अच्छा 20 हो गया, इसका मतलब इसके ग्रुप्स कैसे बन सकते हैं, इधर 4 into 5 और 5 into 4। ध्यान से समझिए, इधर 4 into 5 या 5 into 4, दोनों ही कंडीशन में अगर अपन बात करें तो क्या इक्वल इक्वल बन रहे हैं सारे सेगमेंट के, यस बन रहे हैं, उस बेसिस पर अपन कर सकते हैं। पहले इधर लिखता हूं आपके लिए उसको। अच्छा ये क्या है, ए बी सी, खाली पोजीशन 2 है, फिर क्या है ए बी सी, एक खाली पोजीशन है, और ये क्या है डी। उसके बाद ए बी सी डी लगातार ही है, ए बी सी डी 5 है, उसके बाद खाली जगह और ए बी सी डी काउंट कर लेते हैं, 5 5 10 5 15 और 5 20। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो इसमें मैं करने वाला हूँ 5 5 की ग्रुपिंग, ये 1 2 3 4। अच्छा एक ऐसा ग्रुप है जो आपको 100% कंप्लीट दिख रहा है, कौन सा, ए बी बी सी डी, कौन सा, दिस वन, ये है। अच्छा चारों लेटर मेंशन है, ध्यान से देखिएगा, चारों लेटर मेंशन है और उसमें एक लेटर को रिपीट कर दिया गया है। इतना सिंपल हो गया। अब इस पैटर्न को देखते हुए अपने को ये पता है कि 5 लेटर में जो ग्रुप है एक 5 लेटर का, उसमें आने चारों ही लेटर है, लेकिन 4 लेटर से 5 लेटर का ग्रुप बनाने का मतलब ये कि किसी एक लेटर को रिपीट करना पड़ेगा, तो अपन उसको रिपीट कर देते हैं। मैं हंसी से ले गया, क्योंकि अगर इस वाले सेगमेंट में देखो तो क्या यहाँ पर ए पुट करने से काम चलेगा, बिल्कुल चल जाएगा, है ना। यहाँ पर बी भी हो गया, यहाँ पर ए हो गया, क्या यहाँ पर सी पुट करने से चलेगा, बिल्कुल चल जाएगा, सी सी हो गया, तो क्या इन दोनों पोजीशन पर डी डी पुट करने से चलेगा, बिल्कुल हो गया। और अगर जैसे ही हमने ये देखा डी डी सी और ए, हमारा आंसर निकल के कौन सा आ गया, ये वाला। तो मैं आपसे बस ये सजेस्ट करता हूँ कि इस वाले सेगमेंट में आप नंबर्स अगर इवन हो, ग्रुप डिवाइड होने का हो, ऑड हो, ग्रुप डिवाइड होने का हो, जैसे 15 3 into 5 5 into 3, तो एक बार ग्रुप डिवाइड करके जरूर बनाएंगे। हो सकता है कई बार आपको फर्स्ट ग्रुप बनाए, जैसे अभी मैंने आपके सामने ट्राई किया, फर्स्ट ग्रुप बनाया और उसमें प्रॉपर पैटर्न ना सेट कर रहा हो, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। दूसरा जो आपके प्रोबेबल ग्रुप है उसके साथ काम करिए, 1 मिनट का टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, बट 100% आपको आंसर इसमें करेक्ट मिलेगा। हाँ कई बार ऐसी कंडीशन हो सकती है जहाँ पर आप ग्रुप डिवाइड ना कर पाए, जैसे आपको मिल जाए 18, आपको मिल जाए 17, तो वहाँ पर भी हौच पौच नहीं होना। 17 का मतलब ऐसा हो सकता है 4 into 4 + 1, 18 4 into 4 + 2, ये वाली कंडीशंस भी रहती है, इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं किसमें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्टिव ऑफ 5 कैंडिडेट्स P Q R S T, 2 स्टेटमेंट आर ट्रू एंड, अच्छा 2 स्टेटमेंट ट्रू है और एक स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। बहुत ही शानदार पैटर्न का क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले हैं। डिसीजन मेकिंग आप बोल सकते हो, आपको बेसिकली 2 स्टेटमेंट गिवन है और उस पर बेस्ड कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। मुश्किल तो नहीं बोलूंगा, ट्रिकी जरूर होता है, ज़्यादातर बच्चे जल्दी करने में गलत कर देते हैं। अच्छा सुनो, लेट मी सजेस्ट वन थिंग, इस वाले पार्ट को जब आप सॉल्व करो ना, तो थोड़ा सा दिमाग से ये चीज़ें हटा देना कि बहुत सिंपल है, मैं तो कर ही दूंगा,
जैसे भी यू कर दूंगा, ये नहीं। थोड़ा सुनो, आप सिविल सर्विसेज का पेपर दे रहे हो, आप सी सेट सॉल्व कर रहे हो, IAS IPS बनने वाले हो, तो मेंटल स्टेटस वो लेके चलना है अपने को। क्या, भले छोटी सी छोटी चीजें हैं, अपन उस पर काम इतने बेहतर तरीके से करेंगे कि अगर सामने वो आ जाए अपने, तो अपने को सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि अरे यार ये तो छोटा सा था, मैंने इसको छोड़ दिया था, ये तो बहुत बड़ा, मैंने इस पर मेहनत किया था, इसको तो मैं कर लूँगा। नहीं, छोटा भी है, माइन्यूटली सोचिएगा, अच्छे से सोचिएगा, तो एग्जैक्ट जब पॉइंट आएगा उस काम को करने का, तब आप आसानी से कर पाओगे। तो अपन वो लेवल लेके जाएंगे मेंटल प्रोसेस का, मेंटल थॉट का, कि हाँ एक IAS पेपर देने आया है, एक IPS पेपर देने आया है, अगर पहले से ही सोच के आप जाओगे ना एग्जामिनेशन में, ऑफकोर्स 100% मेंटली प्रिपेयर रहोगे, बाद में भी आपको वो चीज़ें मिलेंगी, और ऐसे ही तो आदमी सक्सेसफुल होता है। अपने को अभी से तो सोचना पड़ेगा उसका। चलो क्या लिखा है, ट्रू स्टेटमेंट ये कह रहा है कि वन ऑफ P एंड Q वाज सिलेक्टेड फॉर द जॉब। ध्यान रखिएगा, ट्रू स्टेटमेंट में वन ऑफ यूज कर लिया, मतलब दोनों सेलेक्ट नहीं होगा, इधर P और Q। P सिलेक्ट होगा तो Q नहीं, और Q सिलेक्ट होगा तो P नहीं। दूसरा फॉल्स स्टेटमेंट, एटलीस्ट वन ऑफ R एंड S वाज, अच्छा ये देखो ध्यान रखना, ये फॉल्स है, और गलत बात हमसे क्या कहा जा रहा है कि देखो दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये गलत है। क्या कह रहा है वो, R और S में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा, बट पहले ही क्लियर कर दिया ये गलत है। इसका मतलब सही क्या हो सकता है, सही हो सकता है कि R एंड S बोथ सिलेक्ट हो जाए, या R एंड S में से कोई भी सिलेक्ट ना हो, ये करेक्ट हुआ। जबकि इन्होंने क्या बोला, दोनों में से कोई एक। ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है, जब अपन सॉल्व करेंगे तो इसका यूज करें। क्या लिखा है, ट्रू स्टेटमेंट, एटमोस्ट टू RST। अब यहाँ पर भी ध्यान देखो कि इस तीनों में से एटमोस्ट का मतलब हो गया ज्यादा से ज्यादा। कितने सेलेक्ट हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 1 सिलेक्ट हो सकता है 0 सिलेक्ट हो। अपन 100% श्योरिटी नहीं लेते। ध्यान रखिए कि एटलीस्ट और एटमोस्ट जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपसे बोला गया कि एटलीस्ट 4, इसका मतलब ये कि कम से कम 4 तो होंगे ही, 4 से नीचे तो नहीं होने वाला, 3 2 1 तो नहीं होने वाला है, 4 से ऊपर ही होगा। समझ आई बात। लेकिन यूज कर दिया एटमोस्ट 4, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 से ऊपर तो नहीं हो सकता, 4 से कम हो जाए। तो ध्यान रखिएगा कि इस तीनों में से कोई 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 भी ना हो चलेगा, बट 100% श्योरिटी अपन नहीं ले सकते। अब क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। क्या लिखा है, एटलीस्ट 4 वर सिलेक्टेड। अब अपने को सोचना है कि क्या कोई 4 सिलेक्ट हो सकता है। ध्यान से सोचो, क्या कोई 4 सिलेक्ट हो सकता है। ट्रू में बोला है कि वन ऑफ देम PQ में से कोई एक सिलेक्टेड है। ऐसा मान लेते हैं कि हमने P को सिलेक्ट कर दिया एक जगह और दूसरी जगह Q को सिलेक्ट कर दिया, दोनों में से कोई एक करना था, हमने 2 अजम्पशन बना लिए, एक P का और एक Q का। चलो फॉल्स में हमने लिखा है कि एटलीस्ट, फॉल्स में ऐसा है कि या तो दोनों सिलेक्ट हो जाएगा R एंड S, या कोई भी नहीं। तो हो सकता है कि R और S, हमने फिलहाल चूंकि सिलेक्शन वाला ले रहे हैं तो अपन दोनों ले रहे हैं, 4 का कर दिया हमने, 4 का कंडीशन। ठीक है, हमने R और S भी ले लिया, R और S भी ले लिया। ठीक है, अब आते हैं तीसरे में जो ट्रू वाला स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट बोला एटमोस्ट 2। अच्छा, एटमोस्ट 2 यानी कि या तो RS हो सकता है, या तो ST हो सकता है, या तो R और T हो सकता है। यही तो कॉम्बिनेशन बनेगा, इसी में से कोई एक ज्यादा से ज्यादा अपन चूज कर सकते, तीनों तो ले ही नहीं सकते। फॉर्चुनेटली ये R और S तो हमने ऑलरेडी ले रखा है। इसका मतलब ये कि T की पॉसिबिलिटीज बन ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये कि अजम्पशन 1 में भी कितने परसेंट जा रहे हैं, 3, और अजम्पशन 2 में भी कितने परसेंट जा रहे हैं, 3, लेकिन इन्होंने क्या बोल रखा है, एटलीस्ट 4। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत, ये करेक्ट नहीं होगा। समझ आई बात। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। क्या लिखा है, S was selected for the job। अब आपसे कह रहा है S was selected, मतलब was लगा दिया, मतलब 100% श्योर। ध्यान रखना, कैन और मे का यूज करता हो तो आपके पास पॉसिबिलिटी की कंडीशन होती है, लेकिन कैन और मे का यूज नहीं किया, वॉज, विल, आर का यूज कर दिया, 100% कह रहा है। क्या हम ये रीड करने के बाद 100% श्योर हो रहा है इसके लिए? चलो देख लेते हैं। कह रहा है वन ऑफ P और Q, इसकी बात ही नहीं की है, छोड़ देते हैं। लिखा है क्या, फॉल्स स्टेटमेंट, R और S में से कोई एक। अब देखो, या तो दोनों नहीं होगा या तो दोनों होगा। अच्छा, दोनों होगा तो S होगा, लेकिन अगर दोनों नहीं होगा तो S तो नहीं हुआ। मतलब इस लाइन से अपने को S की 100% श्योरिटी तो मिल नहीं रही है। चलो आगे चल लेते हैं। आगे क्या लिखा है, एटमोस्ट 2 ऑफ, दोनों में से
ज़्यादा से ज़्यादा कितने, 2। हो सकता है आर एस, एस आ जाएगा, हो सकता है टी एस, एस आ जाएगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है आर एन टी, और अगर आर एन टी आएगा तो इसकी तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। मतलब हम 100% श्योर इन तीनों में से किसी भी लाइन में एस के लिए नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब ना केवल ये गलत है, ये भी गलत है, और आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉर 2। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ना हो कहीं भी डाउट रह जाए 100% ओपन होता हूँ आपके लिए। जब मौका मिले आप व्हाट्सअप कर लो, इंस्टाग्राम कर लो, सारे कर सकते हो। इंस्टाग्राम भी आपका इसी नाम से है, प्री अड्डा, आप सर्च कर सकते हैं इस नाम से। अगर यहाँ से दिक्कत हो आप डायरेक्टली नंबर ले लो, ठीक है, ये आप नंबर है, आप इस पे मैसेज कर दो, रीड करूँगा, डाउट सॉल्व करूँगा। हाँ, मे बी इट्स एक पॉसिबिलिटी है कि मैं डायरेक्टली उस टाइम पे आपके कॉल ना ले पाऊँ, आपके मैसेजेस ना देख पाऊँ, थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि मैं जहाँ वर्किंग हूँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा वहाँ के लिए है, सबसे ज़्यादा वहाँ के लिए है, ये मैं आपके लिए एक्स्ट्रा करता हूँ, तो टाइम लगे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या है वो देख लीजिए, पहले इस पे आते हैं, और इसमें हमसे क्या बोला, इसमें बोला गया है लेट पी क्यू आर एस टी बी 5 स्टेटमेंट सच दैट, अच्छा पी क्यू आर एस टी से रिलेटेड है, चलो देख लेते हैं, ये भी ऑलमोस्ट उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इफ P इज ट्रू देन बोथ Q एंड S आर ट्रू। मतलब ये कि अगर फर्स्ट में कह रहा है कि P आएगा तो साथ में Q भी आएगा और S भी आएगा, भैया अकेले नहीं जाएगा, बहुत गहरी मित्रता है, खतरनाक दोस्ती है। एक दोस्त पास होगा तो दूसरा भी पास होगा, एक पास नहीं होगा तो दूसरा भी पास नहीं होगा। यहाँ पर दो नहीं, यहाँ पे तो 3 का ट्रायो चल रहा है, समझ रहे हैं। और आप में से भी कई सारे लोग फ्रेंड्स और फ्रेंडशिप के चक्कर में रहते हैं। सुनो, हेल्दी इज ओके, अगर अनहेल्दी है, टाइम किल कर रहा हो, देन इट्स नॉट ओके। और रास्ता दो ही है, बीच का रास्ता नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, होता ही नहीं है, या तो यस या तो नो की कंडीशन होती है। और आप जिस चीज़ का प्रिपरेशन करते हो उसमें तो 100% यही लगता है। समझिए इस चीज़ को, अगर आपने 1 साल बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से, अच्छे से, होशियारी से, दिमाग लगा के पूरा टाइम देते हो, सक्सेसफुल हो जाते हो, रिजल्ट हो जाता है, सारी दोस्ती आपके आसपास रहेगी, पूरी ज़िंदगी आपके पास बचा रहेगा उस चीज़ को निभाने के लिए। आज आप थोड़ा सा मैनिपुलेट हो जाते हैं, थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है कि अरे यार ये फ्रेंडशिप नहीं तो दुनिया नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये 6 महीने, ये 1 साल फ्रेंडशिप नहीं है तो नहीं होने दो, वो नहीं होगी तो पूरी दुनिया होगी आपकी आगे आने वाले टाइम में। मतलब हर बार फ्रेंडशिप है तो दुनिया है, फ्रेंडशिप नहीं है तो दुनिया है, ऐसा बिल्कुल करेक्ट नहीं है। कई बार ऐसा भी है कि फ्रेंडशिप नहीं है तो आपकी दुनिया है, आप बनाओगे उसको, वो बनेगी, और फिर उस दुनिया में आपके बड़े अच्छे मित्र रहेंगे, जो है वो रहेंगे ही, मिलेंगे ही आपको। तो थोड़ा सा इमोशनली चीज़ों को पॉजिटिव लेके चला करिए। क्या लिखा है दूसरे में, इफ आर एंड एस आर ट्रू देन टी इज फॉल। कह रहा देखो कि या तो आर या एस ट्रू होगा तो टी 100% गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा 2 ही स्टेटमेंट है। अब क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूड। ध्यान रखिएगा, कैन बी मतलब 100% श्योरिटी नहीं है, मतलब अजम्पशन टाइप के केसेस है, आप कर सकते हो इसको। क्या लिखा है, इफ टी इज ट्रू देन एटलीस्ट वन ऑफ पी एंड आर मस्ट बी फॉल्स। कह रहा है कि अगर टी ट्रू होता है तो पी और आर में से कोई एक 100% होने चाहिए। यस, दैट इज करेक्ट। जो यहाँ मैंने अभी अभी लिखा है, क्या लिखा है, हमने लिखा है कि अगर हमारा आर और एस ट्रू होगा तो टी फॉल्स होगा, वाइस वर्सा कंडीशन हो जाएगा कि अगर टी ट्रू होगा तो आर और एस फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं माना और हमने टी को भी राइट मान लिया तो आर एंड एस को भी राइट मान लिया, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे अपन। इसका मतलब ये कि अगर टी राइट तो आर एंड एस फॉल्स, और अगर टी फॉल्स तो आर एंड एस राइट। इसका मतलब ये कि अगर इसने टी को ट्रू किया है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम, पी और आर में से कोई एक, मस्ट बी फॉल्स, 100% फॉल्स है। यस, दैट इज जस्टिफाइड। तो फर्स्ट तो कंक्लूजन ओके है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ Q इज ट्रू देन P इज ट्रू। कह रहा है कि Q ट्रू, तो यही तो है, यही तो दोस्ती दिखा रहा है, गहरी वाला, खतरनाक वाली दोस्ती, है ना। समझ आया कि अगर P ट्रू तो Q भी ट्रू, और Q ट्रू तो P भी ट्रू।
जबरदस्त, एकदम शानदार। मतलब ये कि इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में हमारा पहला और दूसरा दोनों ही करेक्ट है, तो आपके लिए शानदार ऑप्शन है आंसर निकालने का। समझ रहे? अच्छा, क्या लग रहा है देख के? क्वेश्चंस बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, इलेबोरेट करने की ज़रूरत है, एक एक इन्फ्रेंस जो निकालना होता है वो निकालने की ज़रूरत है, बाकी होता बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो इजीली। अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन क्या क्या दे रखा है? 7 सेंटीमीटर, 5 and 3 सेंटीमीटर इज पेंटेड रेड, green and blue color on each pair of opposite faces of dimension 7 into 5, 5 into 3 and 7 into 3। पहले मैं आपको समझाता हूँ। नॉर्मली ऐसा मान लीजिए ये एक सेगमेंट है और फिर मैंने शेप बनाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए, ये सेगमेंट है और फिर मैंने आपके लिए एक ऐसा सेगमेंट बना दिया और ये क्या बना दिया? क्यूब। ठीक है, क्यूबॉइड। अच्छा, इस क्यूबॉइड में मैंने चूंकि बड़े वाला ये है तो इसको अपन 7 सेंटीमीटर का मान लेते हैं। ठीक है, ये उससे थोड़ा सा छोटा है, इसको अपन 5 सेंटीमीटर का मान लेते हैं और ये सबसे छोटा है तो इसको अपन 3 सेंटीमीटर का मान लेते हैं। ठीक है। अच्छा, क्यूब या क्यूबॉइड में एक खास चीज़ ये रहता है कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कौन सा हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। सेम एज ये 5 है तो इसके सामने ये भी 5, ये 5 है, ये भी 5 और अगर ये 7 है तो ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7। ठीक है। नॉर्मल क्यूब में तो ऑल्दो बताया जाता है कि सारे साइड्स इक्वल होंगे, लेकिन चूंकि ये क्यूबॉइड की बात की गई है, इक्वल नहीं होगा। अब इसमें हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है? Then the cuboid is cut separated into various cubes, each of side length 1 सेंटीमीटर। अच्छा, सबको 1 सेंटीमीटर में काट दिया गया। मतलब ये जैसे 7 सेंटीमीटर का तो इसके 7 पार्ट्स बनेंगे, ये 5 सेंटीमीटर का इसके 5 पार्ट्स बनेंगे, ये 3 सेंटीमीटर का है तो इसके 3 पार्ट्स बनेंगे। बेसिकली ये कह रहा है जैसे ये 1, 2 और 3 इसके, सॉरी दो ही कट लगाने पड़ेंगे, 2 कट लगाएंगे तो 3 पार्ट्स बन जाएंगे। इसमें ये एक कट नंबर 1 और एक कट नंबर 2, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। वैसे ही 5 वाले में 4 कट्स लगेंगे तो 5 सेंटीमीटर के 4-5 बन जाएंगे, 1 सेंटीमीटर का उसी में 7। अब क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? पहला, देयर आर एग्जैक्टली 15 स्मॉल क्यूब्स with no paint on any face। अब ध्यान से समझो, no paint in any face का मतलब वो हर तरफ से घिरा पड़ा है, अपन उसको किसी भी एंड से नहीं देख सकते। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे ये 3 वाला है ना, अगर ये कहीं से भी नहीं दिख रहा हो तो ये जो अपर लेयर है 1 और ये जो लोअर लेयर है 1, ये तो उसको क्या करेगा? बीच में पुश बैक करेगा, वो दोनों तरफ से घिरा पड़ा है। अगर 2 इधर निकाला, अच्छा 5 वाले में भी अगर मैं बताऊं, इसके अगर अपन कितने लेयर्स कर देते हैं, 1 2 3 4 5 लेयर्स, तो इसमें भी ये 2 लेयर्स और 2 लेयर्स छोड़ना पड़ता है, ये बीच वाले लेयर में आ जाता है। और अगर 7 की भी बात करता है मैं ऐसे, तो 2 लेयर इधर और 2 लेयर इधर आपको छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको बीच में रखना है। एकदम सिंपल सा कंडीशन ऐसा कि अगर मैं बेसिक डाइट से बताऊं तो शायद आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा इसको। अगर ये कंडीशन में बना देता ऐसा, ठीक है, ये 1 2 3 4 और इसमें मैं बना देता कैसा? ऐसा, ये 1 2 3, फिर यहाँ पर ये 1 2 और 3 का पेयर बना देता। ठीक है, अब इसमें ये जो मिडिल वाला रो है, ये वाला, ये दोनों तरफ से साइड से घिरा पड़ा है। और अगर नीचे में भी मैं ऐसा ये 1 2 3 बना देता, 1 2 और 3, तो ये जो 1 वाला जो पार्ट है इसकी बात कर रहा है, लेकिन सब में अपर लेयर को छोड़ना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, अपर लेयर छोड़ दिया, 2 लेयर छोड़ा, 5 और 5 अपर लेयर छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 और 3 अपर लेयर छोड़ा, कितने छोड़े? 2 छोड़े। मतलब जितने भी सेगमेंट में है उसमें अपन कितने छोड़ रहे हैं? 2 लेयर को छोड़ रहे हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है उस हिसाब से एक है 7, एक है क्या 5 और एक है क्या 3। दोनों लेयर छोड़ रहे हैं, यहाँ पर भी -2, इसमें भी -2 और इसमें भी -2 की कंडीशन। अगर 7 से -2 किया तो आपके पास नंबर क्या आ गया? 5। 5 से -2 किया आपके पास नंबर क्या आ गया? 3 और 3 से -2 किया आपके पास नंबर क्या आ गया? 1। और अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 5 3 जा 15, 1 जा 15। सो द आंसर
इज करेक्ट, यानी कि कंक्लूजन जो फर्स्ट उन्होंने पूछा वो तो 100% करेक्ट हो गया। अब क्या पूछा है दूसरा, देयर आर एग्जैक्टली 6 small cubes with exactly 2 faces, one painted with blue and the other with green। समझिए, इसमें कह रहा है कि दो ही है। अगर वो डाइस होता ना तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आती बात, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए, समझिए इसको। टू, जैसे एक सिंपल सा डाइस बनाते हैं, चलो देखिए मैं आपके लिए एक सिंपल सा डाइस बनाता हूँ, उसको देखिए, उसी से समझ में आ जाएगा। ये हमारा डाइस हो गया, ठीक है, या सिंगल फेस ही लेता हूँ, डबल फेस लेता ही नहीं हूँ मैं, ठीक है। इसमें अगर मैंने ऐसा पार्ट बना दिया और इसको भी मैंने ऐसा पार्ट बना दिया, ये मैंने अपने डाइस या क्यूब का एक पार्ट बाहर निकाल लिया। इसमें से बोला है क्या, एग्जैक्टली 6 क्यूब विद एग्जैक्टली 2 फेसेस, सिर्फ 2 फेसेस। अच्छा, 2 फेसेस का मतलब ये है ना कि ये वाला जो क्यूब है और ये जो क्यूब है इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉर्नर क्यूब कहलाता है और एज पर रूल कॉर्नर क्यूब के 3 फेसेस दिखते हैं। वैसे ही एक होता है मिडिल क्यूब, उसके 2 फेसेस दिखते हैं। वैसे ही एक होता है सेंट्रल क्यूब, उसका एक फेस दिखता है, और एक होता है इनर क्यूब जिसका एक भी नहीं दिखता है। तो इस अपर वाले पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था इनर क्यूब के बारे में, ठीक है। इस दूसरे वाले पार्ट में हमसे क्या पूछा रहा, मिडिल क्यूब। तो मिडिल क्यूब का मतलब ही होता है कि साइड से कनेक्टेड तो हो लेकिन कॉर्नर को छोड़ के, समझ आई बात। कॉर्नर को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। तो मतलब ये 2 बन गए आपके। अच्छा, अब अगर जहां पर 5 वाले हैं, क्योंकि हमसे 2 ही कलर पूछा गया, कौन कौन सा पूछा गया, एक ब्लू और एक कौन सा है, ग्रीन है। और इसमें अगर देखो तो रेस्पेक्टिवली जहां पे वर्ड यूज किया गया, कहीं भी रेस्पेक्टिवली जो वर्ड यूज किया गया है उसमें ये 5 और 3 हमारा ब्लू और ग्रीन के लिए, 7 रेड के लिए यूज किया गया। तो एक आपका 5 है, एक आपका 3 है, इसमें भी 2 माइनस करिएगा, इसमें भी 2 माइनस करना पड़ेगा, तो ये निकलेगा 3, इस दोनों में से माइनस करेंगे 1, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4। लेकिन इन्होंने क्या दे रखा है 6, इसका मतलब कंक्लूजन 2 क्या हो जाएगा, गलत। कंक्लूजन 1 100% करेक्ट, ओनली 1। अब इस टॉपिक पे, क्योंकि मैं पिछले 2 दिनों से ये कवर कर रहा हूँ, इस पूरे ही टॉपिक पे डाइस एंड क्यूब आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, उसकी समझ बनानी पड़ेगी। मैंने पहले भी बोला था कि डाइस और क्यूब में बेसिकली 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आपसे बोल दिया जाएगा कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स आर देयर। दूसरा, हाउ मेनी सेंट्रल क्यूब, सेंट्रल क्यूब का मतलब जिसके एक फेस दिखते हैं। हाउ मेनी मिडल क्यूब, जिसके 2 फेस दिखते हैं। हाउ मेनी कॉर्नर्स क्यूब, जिसके 3 फेस दिखते हैं। एंड हाउ मेनी इनर क्यूब्स, जिसके 0 फेसेस दिखते हैं, जो हर तरफ से ढका रहता है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एक प्रॉपर क्लास, नेक्स्ट क्लास ही डाइस एंड क्यूब की ही करने वाले हैं, पूरे बेसिक से करने वाले हैं, ताकि आप उसको आसानी से सॉल्व कर लो। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 80 था, आपको पता है 80 क्वेश्चन ही होता है। द वर्ड, अच्छा एक वर्ड ये मेंशन कर रखा है, आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली इन रिवर्स ऑर्डर। ओके, इनको रिवर्स में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अपने को क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। हाउ मेनी पोजीशन ऑफ द लेटर्स विल रिमेन अनचेंज। देखिए सुनिए, ये भी जो है क्वेश्चन आपका अल्फाबेटिकल सीरीज का ही है। अल्फाबेटिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन आता है, 2 से 3 क्वेश्चन आता है। इसी सेगमेंट में 2 क्वेश्चन आपने देख लिया 2023 में, मतलब 5 नंबर है ये आपका। 5 नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वालिफाई के, मतलब डाइस एंड क्यूब पढ़ने के बाद अपन सेकेंड अल्फाबेटिकल सीरीज ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो, अब आपके पास एक वर्ड दे दिया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर IN, इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज। अच्छा, इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज, SIBILITIES, ठीक है। अब इस इनकम्प्रीहेंसिबिलिटीज को क्या लिखा है, अरेंज अल्फाबेटिकली इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का क्या मतलब हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर
क्या बोलता है, रिवर्स ऑर्डर नहीं बोलता, नॉर्मल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बोलता है। तो अपन असेंडिंग में, मतलब इन सब में जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले लिख देता। कौन सा दिख रहा है, बी को लिख देता और बी से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता। लेकिन उन्होंने बोला है रिवर्स। रिवर्स का मतलब हमें देखना पड़ेगा कि इन सारे लेटर्स में सबसे बड़ा कौन सा है, जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे पहले पुट करना पड़ेगा। लेट्स चेक इट आउट। अच्छा, यहाँ पर जितने भी वर्ड हैं इसमें इनकम्प्रीहेंसिबिलिटीज में अगर देखें तो वाई का यूज़ नहीं किया गया, मतलब प्रोबेबली एस सबसे बड़ा है। और एस आपके पास कितने टाइम है, 1, और आगे देख लेते हैं 2, और आगे देख लेते हैं 2, मतलब एस को यहाँ भी पुट कर दीजिए और एस को यहाँ भी पुट कर दीजिए। और साथ में ये भी ध्यान रख लिया हमने कि हमने एस कर दिया है। अच्छा, एस से छोटा कौन सा है, सॉरी मैं तो मिस कर दिया, ये टी इसमें सबसे छोटा है। ओ हो ब्लंडर हो जाता है ये तो। ये कौन सा है, टी सबसे बड़ा है, आर एस टी एस 19 और टी 20, ठीक है। अच्छा, टी एक बार ही था, कोई बात नहीं, हमने सही कर लिया। उसके बाद ये एस की कंडीशन 2 बार हमने पुट कर दी, हमने टी और एस पुट कर लिया, ठीक है। अच्छा, टी और एस से अगर देखें तो कौन सा दिख रहा है, आर दिख रहा है, ठीक है। आर कितनी बार है, ये आर एक बार है, और कहीं है क्या, नहीं है, आर एक बार है। अच्छा सुनो, किसी को ऐसा लग रहा है कि अपन राइट से ही चाहे तो शुरू कर ले सबसे छोटे से बड़े की तरफ, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो भी कर देता हूँ मैं। बी इसमें सबसे छोटा है तो हमने बी को यहाँ पुट कर दिया। क्या बी के बाद सी आपको दिख रहा है, इसमें सी अपने को दिख रहा है, मैंने बी पुट कर दिया। सी हमें दिख रहा है, मैंने सी को यहाँ पुट कर दिया। क्या इसमें डी दिख रहा है, डी हमें नहीं दिख रहा है। डी से बड़ा कौन सा होगा, ई अपन चेक कर लेते हैं, 1 2 3, इनकम्प्रीहेंसिबिलिटी में 3 है ई, तो ये E1, ये E2 और ये E3 पुट कर दिया मैंने, ठीक है, हमने ई कर दिया। ई के बाद क्या एफ दिख रहा है, क्या नहीं, जी दिख रहा है, क्या नहीं, एच दिख रहा है, क्या, यस। एच कितनी बार आया है, एच एक बार आया है, हमने इस एल के सामने एच को पुट कर दिया। ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 एच। एच के बड़ा कौन सा होता है, आई। आई कितनी बार है, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स है आई। आई अपने को 4 नहीं, प्रोबेबली 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स। तो यहाँ पर अपन आई अरेंज करते हैं, 1 2 3 4 5 टाइम्स अरेंज कर दिया। और साथ में ये भी देख लीजिए कि एक आपका इसमें सामने सामने आ गया, ये आई के सामने आई और दूसरा आई के सामने आई, 2 लेटर्स तो यही मिल गए, ठीक है। बाकी बचे को पहले अरेंज कर लेते हैं। आई तक हमने देख लिया। आई के बाद जे है क्या, नहीं है, के है क्या, नहीं है, एल है क्या, यस एल है। 1 इनकम्प्रीहेंसिबिलिटीज, एल की पोजीशन यहाँ पर पुट कर देते हैं। एम है क्या, यस एम है, एम की पोजीशन पुट कर देते हैं। एन है क्या, एन एन एन, यस एन है और 2 टाइम्स है, तो एन और एन की पोजीशन पुट कर देते हैं। ओ और पी भी है क्या, यस ओ भी है और पी भी है। अगर राइट से देखें तो असेंडिंग ऑर्डर में, लेफ्ट से देखें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो प्रोबेबल अरेंजमेंट था वो अरेंजमेंट हमने कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, हाउ मेनी पोजीशंस ऑफ द लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड, कितने हैं जिसकी पोजीशन अनचेंज्ड है। अब इसमें आपको देखना है कि क्या नन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा या 3 हो जाएगा। इट्स योर टर्न, पहले आंसर दीजिए फिर आगे अपन चेक करेंगे। आई होप आ गया होगा। कौन कौन सा है, 2 है, आई की पोजीशन सेम सेटल्ड है, सो करेक्ट आंसर इज 2 और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा 2023 का सेट ए और बी का कंबाइंड जो क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग का। सारे क्वेश्चंस मैंने विद सॉल्यूशन विद डिटेल आपको कराया है। इससे हमें ये भी आइडिया लगे कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना। सेट जहाँ से भी मिलता हो मॉडल सेट लगाते रहिए। वीक में अगर आपने, चूंकि सुनो अभी पेपर का टाइम काफ़ी लंबा है, तो वीक में अगर आप एक सेट भी लगाते हो, पूरे अच्छे से एनालाइज करके लगाते हो, आपके स्कोर बहुत अच्छे हो जाएंगे, बड़े इजी वे में क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है। टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।